हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। विषय है हमारा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं: अविधा, लक्षण और व्यंजना। चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द शक्ति की व्याख्या। शब्द शक्ति होती क्या है? सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी मित्र अपने मित्र शेयर कर देंगे और जो नए मित्र जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्लेलिस्ट में हैं। आप सभी उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द शक्ति क्या है। किसी भी कथन में शब्द और अर्थ का होना अनिवार्य है। किसी भी कथन में शब्द और अर्थ का होना अनिवार्य है। शब्दविहीन अर्थ और अर्थविहीन शब्द की कल्पना साहित्य में नहीं की जा सकती है। सार्थक शब्दों द्वारा ही साहित्यकार अपने विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, अनुभूतियों को वाणी देता है। संसार का प्रत्येक कार्य किसी न किसी शक्ति के द्वारा संपन्न होता है। यह विज्ञान का अटल नियम है। इसी नियम के अनुसार शब्द भी अपना कार्य अर्थात अर्थ देने का कार्य जिस शक्ति के द्वारा संपादित करता है उस अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा है। संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने जो दी है परिभाषा, शब्दार्थ संबंध शक्ति कहकर शब्द शक्ति को परिभाषित किया है। इसके अनुसार शब्द के जिस व्यापार से इसके किसी अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। जिस व्यापार से शब्द के जिस व्यापार से इसके किसी अर्थ का बोध होता है उस शब्द को शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी में भी शब्द शक्ति की परिभाषा कुछ इस तरह दिखाई देती है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो गया, इसका सामान्य अर्थ है कि जो सूर्य सुबह उदय हुआ था अब वह डूब गया है। संध्या काल में कुछ लोग विशेष प्रकार के कार्य के आदी होते हैं। जैसे किसान मजदूर खेत में काम बंद करते हैं तो कुछ लोग संध्या समय पूजन वंदन करते हैं। अतः इस वाक्य का अर्थ अपनी सुविधा, रुचि और क्रिया व्यापार के अनुसार लगाया जाएगा कि अब काम बंद करना चाहिए क्योंकि संध्या हो गई इसलिए कार्य बंद करना चाहिए। सूर्य अस्त हो गया क्योंकि संध्या हो गई है, करना चाहिए। अब संध्या वंदना या आरती करनी चाहिए, अब शेयर करनी चाहिए, या फिर संध्या हो जाने के कारण अंधेरा हो गया अब दीप आदि प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। स्पष्ट है कि एक ही शब्द समूह या वाक्य अनेक प्रकार के अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। स्पष्ट है एक ही शब्द समूह या वाक्य अनेक प्रकार के अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। एक ही वाक्य में यहाँ 3 भिन्न अर्थों को भी ग्रहण किया गया है। एक सामान्य शब्दवाचक है अर्थ, दूसरा लक्षणों में प्रकट होने वाला अर्थ, तीसरा विभिन्न रुचियों में संयत क्रिया व्यापारों में व्यक्त करने वाला अर्थ। 3 प्रकार के अर्थ यहाँ पे निकले। शब्द शक्ति के भेद। भारतीय चिंतन परंपरा में शब्द शक्ति का बड़ा वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। संस्कृत आचार्यों ने शब्द शक्ति के प्रमुखतः 3 भेद माने हैं। अविधा, लक्षण और व्यंजना। इन शब्द शक्तियों के अनुसार शब्द और अर्थ 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दवाचक, लक्षक, व्यंजक, अर्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन 3 शब्द शक्तियों को संक्षिप्त रूप में निम्न अनुसार देखा जा सकता है। आइए देखते हैं अविधा शब्द शक्ति को। पहला है अविधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में सबसे पहला स्थान अविधा का है। अविधा वह शक्ति है जिसमें मुख्य अर्थ का बोध होता है। इस व्यक्त अर्थ को सांकेतिक अर्थ भी कहा जाता है। मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण अविधा को मुख्य या अग्रिमा भी कहा जाता है। जिस शब्द में मुख्य अर्थ का बोध होता है वह शब्दवाचक शब्द कहलाता है। उससे निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहलाता है। अविधा शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ या सांकेतिक वाच्यार्थ का ज्ञान कराने वाला साधन है। व्याकरण, व्यवहार या बोलचाल, कोश, उपमान, वाक्य विशेष, वितरण, व्याख्या आदि इन्हीं उपकरणों की सहायता से हम किसी शब्द का सामान्य वाच्यार्थ ग्रहण करने में सक्षम हो पाते हैं। प्रायः शब्दों का सांकेतिक एवं निश्चित पूर्व निर्धारित अर्थ ही ग्रहण किया जाता है।
यहाँ प्रायः शब्दों का सांकेतिक एवं निश्चित पूर्व निर्धारित अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे कमल का अर्थ एक जाति का पुष्प है, कमल एक जाति का पुष्प है। गधा शब्द का अर्थ है पशु जाति के प्राणी से है, तो पुस्तक पढ़ने के काम आने वाली वस्तु विशेष है। इस बात का छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे मोती बड़ा नटखट लड़का है। मोती बड़ा नटखट लड़का है। आजकल मोती बड़े सस्ते हो गए हैं। मोती रात में भोंकता है। यहाँ पे एक ही शब्द के 3 तरह के भाव निकले। मोती जो लड़का है वो नटखट है। आजकल मोती बड़े सस्ते हैं। मोती जो है एक प्रकार का जो शिप है, जो आजकल मोती बड़े सस्ते हैं। एक प्रकार का ये पदार्थ है जो शिप है, जो महंगा होता है। मोती रात में भोंकता है। मोती यहाँ पे एक पशु जाति कुत्ते का नाम है जो रात में भोंकता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इन तीनों वाक्यों में प्रथम मोती व्यक्ति विशेष है। जिस लड़के का नाम मोती है वो यहाँ पे व्यक्ति विशेष है। दूसरे में बहुमूल्य पदार्थ का, तो तीसरे में पशु विशेष है। मोती की यह तीनों अर्थ वाक्य में उसके निकट प्रस्तुत अन्य शब्द जाने गए हैं। अविधा शब्द शक्ति के द्वारा जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है वे 3 प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर अविधा के 3 भेद माने गए हैं: योग अविधा, ऋणीय अविधा, योग ऋण अविधा। अविधा के 3 भेद। लक्षण शब्द शक्ति को देखते हैं। जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के ग्रहण कर पाने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो, व्याकरण कोश से प्राप्त होने वाले अर्थ के स्थान पर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करने की आवश्यकता प्रतीत हो, तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए संस्कृत के आचार्य मानते हैं, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन में मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इसे समझने के लिए लक्षणा के मुख्यतः 3 लक्षण निर्धारित किए गए हैं। पहला है, जब मुख्यार्थ में बाधा होती है। मुख्यार्थ से तात्पर्य है वाच्यार्थ या अविधेयार्थ। यहाँ जहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है वहाँ पे वाच्यार्थ या अविधेयार्थ लागू नहीं होता है। उदाहरण, यदि किसी को कहा जाए कि वह उल्लू है, तो यहाँ उल्लू का सामान्य अर्थ लागू नहीं होता है, क्योंकि वह उल्लू नहीं है। उसे सिर्फ कहा जा रहा है कि वह उल्लू है। दूसरा है, लक्षणा का दूसरा अर्थ यह है कि वह भिन्न अर्थ जो कि लागू होता है बिल्कुल ऊपर से थोपा हुआ भी नहीं होना चाहिए। उसका वाच्यार्थ से कोई न कोई संबंध होना चाहिए। जैसे उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार सामान्यतः उल्लू को मूर्ख ही समझा जाता है। इस संबंध में उल्लू का अर्थ हुआ मूर्ख मनुष्य। उल्लू का अर्थ हुआ मूर्ख मनुष्य। लक्षण में भिन्न अर्थ का प्रयोग 2 कारणों से होता है। एक तो रूढ़ि परंपरा निर्वहन के कारण या फिर किसी विशेष प्रयोजन से। उदाहरण, जंगल जाना, नित्य कर्म, हरिजन आदि शब्द परंपरा निर्वहन को सूचित करते हैं। तो गरीब की लुटिया चरण सेवक विशेष प्रयोजन को प्रकट करते हैं। जैसे वह चौकन्ना हो गया। तो चौकन्ना का सामान्य अर्थ यहाँ पे हो गया 4 कानों वाला। पर 4 कान तो किसी के होते नहीं है। अतः अर्थ होगा 4 कानों में जितनी श्रवण शक्ति होती है उतनी एक अकेले में आ जाना। तो ऐसा तो भी नहीं होगा कि जितना इंसान 4 कानों से सुन सकता है उतना एक कानों से सुन ले, सुनेगा तो बराबर ही। तो लक्षणों के अनुसार अर्थ हुआ कि जो चारों ओर से सावधान हो। यहाँ पे अर्थ ये होगा कि जो चारों तरफ से सावधान हो, सचेत हो, सतर्क हो। वह चौकन्ना हो गया, वह चारों तरफ से सावधान हो गया, इसका अर्थ यही होगा। वह गधा है। यह कहने मात्र से गधे जैसे कान पूंछ नहीं देखे जाएंगे। अगर किसी को कह दिया गया कि वह बंदा गधा है तो उसके कान या पूंछ निकल नहीं जाएंगे, बल्कि उसमें गुण देखे जाएंगे कि वो गधा है। वो मूर्खता, ढिठाई, किसी कार्य को कहें तो वो करे ना, चुपचाप बैठा रहे, तो उसे उसमें गधे के गुण दिखलाई देंगे, तो उसे हम कह सकते हैं कि वह गधा है। इसी अर्थ में किसी मनुष्य के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। प्रायः लोग कहते रहते हैं कि वह गधा है, तो वो गधा हो नहीं जाता, लेकिन उसके गुण विशेष को देख के लोग कह देते हैं कि वो गधा है। रूढ़ि और प्रयोजन की दृष्टि से लक्षणा के 2 भेद माने गए हैं, रूढ़ि लक्षण और
प्रयोजनवती लक्षण। इनके भी अन्य उपभेद देखे जा सकते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति, जो अंतिम शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजन शब्द का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का अंजन, आंख में लगा हुआ अंजन, किसी प्रकार दृष्टि दोष को दूर कर निर्मूल बना देता है। जो अंजन होता है वो आंख की जो दृष्टि होती है, जो दृष्टि दोष होते हैं, आंखों में जो दोष होते हैं, उसे लगाने पे उसे निर्मूल बना देता है, ठीक कर देता है। उसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे अकथित अर्थ को स्पष्ट करना है। जब अविधा शब्द शक्ति अर्थ बतलाने में असमर्थ होती है तो लक्षण के द्वारा अर्थ बतलाने की चेष्टा की जाती है, किंतु कुछ अर्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रतीति अविधा अथवा लक्षण द्वारा नहीं की जा सकती। कह रहे हैं कि जो शब्द शक्ति जब अविधा शब्द शक्ति अर्थ बतलाने में असमर्थ हो जाती है, नहीं कर पाती है, वो अर्थ नहीं बतला पाती है, तो लक्षण के द्वारा उसे समझने का प्रयास करा जाता है। जब ये दोनों फेल हो जाती है तो वहाँ पे लागू हो जाता है हमारा व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति। अर्थात अविधा और व्यंजना, अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति अपने अपने अर्थों का बोध करा के शांत हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति से अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब ये दोनों शक्तियाँ अर्थ बदला के शांत हो जाती हैं, उसके बाद फिर व्यंजना शब्द शक्ति अपना रूप दिखलाती है, अपने शब्द का प्रयोग करती है, वहां पे व्यंजना शक्ति लागू हो जाती है। जैसे मुर्गे ने बाग दी, गांव में गांव है। अविधा और लक्षण का संबंध केवल शब्द से होता है, परंतु व्यंजना का संबंध शब्दों के साथ अर्थ से भी है। इस आधार पर व्यंजना के दो भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य जगत में शब्द शक्ति का अत्यधिक महत्व है। अर्थ चमत्कार इन्हीं शब्द शक्तियों के आधार पर होता है। अर्थ चमत्कार इन्हीं शब्द शक्तियों के आधार पर होता है। अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है और अर्थ का चमत्कार भी हो जाता है। तो इन्हीं शब्द शक्तियों के द्वारा अर्थ का चमत्कार होता है। तो ये रहे शब्द शक्ति के वेद, लक्षणा, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। आशा आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।